बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन ने कुर्दिश लड़ाकों को धमकी देते हुए ये कहा है कि या तो हथियार डाल दो या फिर दफना दिए जाओगे। अब वैसे तो ये सीरिया का इंटरनल मामला हुआ, कुर्दिश लड़ाके तुर्की के ऊपर तो कब्जा कर नहीं रहे, सीरिया की जमीन पे कब्जा किया हुआ है। अब सीरिया की जो नई गवर्नमेंट आई है वो निपटे उससे, लेकिन सामने वाली पार्टी कमजोर है, उस पर दबाव बनाकर रीजन में अपना इन्फ्लुएंस कायम किया जा सकता है, तो वहां गर्मी दिखाएंगे। एक और पार्टी है जो उसी देश के अंदर साउदर्न पार्ट पर कब्जा करके बैठी है और उस देश की पूरी डिफेंस को खत्म करके रख दिया है, वहां गर्मी दिखा दो। लेकिन उसका तो नाम भी नहीं निकल रहा आजकल, पहले तो थोड़ा बहुत नाम ले भी लेते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि हमारा ये 5th चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब करें और हमारे काम को सपोर्ट जरूर करें। सीरिया जीतने से पहले हर स्पीच में फलस्तीन का जिक्र हुआ करता था, इजराइल के अटैक्स को कंडम किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से फलस्तीन का जिक्र नामो निशान तक गायब हो चुका है। हर जगह पर सीरिया को इंसाफ मिल गया, सीरिया जीत गया, जालिम हार गया। अरे हाँ भाई, बशर अल असद का चैप्टर अब क्लोज हो गया, अब 2 कदम आगे भी तो बढ़ाओ। सीरिया में बैठी जुलानी की सरकार अब इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल कोर्ट में ईरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी और ईरान के ऊपर $300 बिलियन का कंपनसेशन चार्ज लगाएगी। मतलब ईरान से $300 बिलियन लेंगे। किस बात के? इनको एयर डिफेंस सिस्टम दिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, इनकी मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करवाया, इनकी मिलिट्री को मजबूत करवाया, इनके देश में टनल नेटवर्क्स बनवाए ताकि किसी भी बड़े हमले से निपटा जा सके, इनकी नेवी फ्लीट को भी मजबूत किया हुआ था, इनको अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया हुआ था। वो तमाम इजराइल ने 15-16 दिनों में बर्बाद कर दिया, तो उसका कंपनसेशन लेंगे ये ईरान से। देखो, इजराइल ने जो 12-13 दिनों में किया सो किया, अब उसको आंख दिखाने की औकात थोड़ी है, उससे नहीं ले सकते, लेकिन ईरान से ले सकते हैं। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ भी देगी, अमेरिका देखो दौड़ा दौड़ा आएगा। वहीं जैसा कि आप जानते हैं कि कल 25 दिसंबर था, पूरी दुनिया के ईसाइयों ने अपने अपने तरीके से जीसस क्राइस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम के जन्मदिन को उनके मुताबिक 25 दिसंबर को जो पड़ता है वो मनाया। लेकिन जिस जगह पर ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस क्राइस्ट की पैदाइश हुई थी, फलस्तीन के वेस्ट बैंक का बैतलहम, मतलब उनके बर्थ प्लेस पर उन्हीं के बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया गया। और ना सिर्फ इस साल बल्कि पिछले साल भी यही हुआ था। बैतलहम के ईसाइयों का ये कहना है कि जो हालत फलस्तीन के अंदर फलस्तीनी मुस्लिमों की है वही हालत क्रिश्चियंस की भी है। जिस तरीके से फलस्तीनी मुस्लिमों को दुनिया भर के मुस्लिम लीडर्स नेग्लेक्ट करते हैं, उनके बारे में कोई आवाज तक नहीं उठाने को तैयार है, वैसे ही ईसाइयों के भी लीडर्स हैं। उधर कतर के दोहा में चल रही हमास और इजराइल के बीच सीज फायर टॉक्स एक बार फिर से फेल हो गई है। हमास ने ये इल्जाम लगाया है कि जब भी ये सीज फायर डील करने के लिए आते हैं तो कुछ ना कुछ शर्तें बढ़ाकर लेकर आ जाते हैं जो हमारी रेंज से बाहर होती है। अगर तमाम शर्तें मान ली जाए तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि हथियार डाल दो और अपने आप को हमारे आगे परोस दो। रीजन इसके पीछे यह है कि अगर जंग बंद हो जाती है तो इजराइल में होंगे इलेक्शन, और इजराइल में अगर इलेक्शन हुए तो नेतन्याहू पे जो केसेस चल रहे हैं, कोर्ट के चक्कर अभी भी उनको लगाने पड़ रहे हैं, तब वो जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, खास पावर जब नहीं रहेगी, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए नेतन्याहू चाहते हैं कि कहीं पर भी फ्रंट बंद ना हो, अगर एक जगह फ्रंट बंद हो तो दूसरी जगह चालू हो जाए, जंग चलती रहे और इलेक्शन टाल मटोल होते रहे। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर एक बार फिर से बड़े लेवल की एयर स्ट्राइक्स की है, जिसमें अफगानिस्तान के करीबन 30 से 40 नागरिक मारे गए हैं। अब गुस्से में तालिबान ने आकर यह धमकी दी है कि तुमको इस हमले का जवाब दिया जाएगा और इस तरीके का कोई भी हमला अगर दोबारा हमारे देश के ऊपर होता है तो वो जवाब दिए बगैर खाली नहीं जाएगा। तालिबान की फोर्सेस को देखा गया है कि पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ तालिबान की एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट भी दौड़ती हुई नज़र आ रही है और दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी अब कुछ ना कुछ तालिबान करने जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ने इस हमले के पीछे रीज़न ये दिया कि हम तो टीटीपी के आतंकियों का शिकार करने के लिए घुसे थे। वही टीटीपी जो अफगानिस्तान की छत्रछाया में रहकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर आए दिन हमले करता है और पाकिस्तान को कंट्रोल में लेने की उनकी एक अपनी ही स्ट्रेटेजी है। उधर नॉर्दर्न सीरिया में एसटीएस और कुर्दिश लड़ाकों के बीच में जंग जारी है। अब नई अपडेट ये आई है कि अर्दोआन के ये मुजाहिदीन की फौज कुर्दिश लड़ाकों के आगे टिक नहीं पा रही है। अभी जिन इलाकों पर इन्होंने कंट्रोल लिया था, कुर्दिश कंट्रोल जो एरिया थे, उन पर दोबारा से कुर्दिश लड़ाकों ने हमले किए हैं और हमले इतने ज़बरदस्त थे कि इनको बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसके अलावा बशर अल असद की आर्मी के कुछ लड़ाके यानी सीरियन अरब आर्मी के कुछ लड़ाके जो सीरिया में ही इधर उधर कहीं ना कहीं पर छुपे हुए थे, उन्होंने होम्स के इलाके में एचटीएस यानी सीरिया की नई सरकार के लड़ाकों के ऊपर हमले किए हैं।
खबर यह है कि अच्छा खासा ब्लो दिया है और कहने वाले जो एनालिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जिस शिद्दत से हमला इन्होंने इस बार किया है STS के लड़ाकों के ऊपर, वैसे हमले इन्होंने तब भी नहीं किए थे जब इनके हाथ में सीरिया था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के जरिए इजराइल का ये कहना है कि हमारे मासूम इजरायली सिविलियंस जो अपने घरों में सो रहे होते हैं रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे, उन्हीं घरों के अंदर जो फलस्तीनियों की कब्रों पर बनाए हुए हैं, इन मासूम इजरायली सिविलियंस को बार बार रात को कभी भी किसी भी टाइम हॉर्न बजने लग जाता है और अपने बिस्तरों को छोड़कर शेल्टर्स में भागना पड़ता है, क्योंकि यमन के ये आतंकी बार बार इजराइल के ऊपर मिसाइलें दाग रहे हैं। अब किसी के देश पर कब्जा करके अपने मकान बनाओगे और उसके देश को अपना देश बता दोगे तो सुकून की नींद कहां से आएगी, सो लोगे सुकून से। उधर यमन के हौदीज ने जानकारी दी है कि जो उनके लीडर हैं अब्दुल मलिक अल हौदी, उनके ऊपर इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA जासूसी करवाने की कोशिश कर रही थी, मतलब उनकी लोकेशन पता लगाने की कोशिश कर रही थी। जिस तरीके से नसरल्ला की लोकेशन का पता लगाया गया और उनको असैसिनेट किया गया, वैसे ही इस्माइल हानिया के साथ किया गया। यही काम ये करने वाले हैं यमन के लीडर्स के साथ। और इजराइल कैट्स, जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात एकदम क्लियर कर दी थी कि हम यमन के लीडर्स को भी अब असैसिनेट करना शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल तो यमन के हौदीज का ये कहना है कि इनके इस अटेम्प्ट को हमने फेल कर दिया है और आगे ऐलान भी कर दिया है कि जो कोई भी, देखो मुखबरी करने वाले तो बीच में से ही होते हैं, तो उन्होंने ऐलान किया है कि जो कोई भी इसकी मुखबरी करता हुआ पाया गया उसको सीधे मौत की सजा दी जाएगी। उधर अजरबैजान से एक पैसेंजर प्लेन ने टेक ऑफ किया रशिया के चेचन्या जाने के लिए, जिसमें करीबन 72 लोग सवार थे, लेकिन कजाकिस्तान में ही वो प्लेन क्रैश हो गया। अच्छा, उस प्लेन के क्रैश होने की पूरी एक वीडियो सामने आई है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है, ट्रेंडिंग में भी है। और जिस तरीके से उस प्लेन को क्रैश होते हुए देखा जा रहा है वीडियो के अंदर, अंदाजा यही लगाया गया कि जितने भी थे सारे के सारे मारे गए होंगे। मगर एक वीडियो और सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें दावा है कि ये बंदा उस प्लेन के अंदर ही सफर कर रहा था और यही बंदा सरवाइव कर गया। और कितने लोग इसके अलावा सरवाइव किए हैं इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।